Assalamu alaikum. In this video, I will discuss some most important clinical from lower limb और इसमें सारे clinical में KLM से discuss करूंगा जो कि repeatedly पूछे जाते हैं और किस तरह MCQs में वो पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें से MCQs का scenario बनता है. So first point is fracture of hip bone. तो fracture of hip bone जब भी पूछा जाए it refers to the pelvic fracture क्योंकि हमारी दोनों hip bone मिलके pelvis बनाती है तो इसको हम pelvic fracture कहते हैं तो ये पूछा जा सकता है. वट इज हिप फ्रैक्चर. जब हिप फ्रैक्चर अगर हम कहेंगे तो वो हिप बोन का फ्रैक्चर नहीं होगा. हिप फ्रैक्चर टर्म यूज होती है जब फेमरल हेड, नेक और उसके ट्रोकेंटर्स का फ्रैक्चर हो. तो ये डिफरेंट चीजें है. पेल्विक फ्रैक्चर और हिप बोन का फ्रैक्चर इज सेम थिंग बट इफ दे विल से कि ये हिप फ्रैक्चर है तो वो फीमर का फ्रैक्चर होगा और फीमर के भी स्पेसिफिकली हम देखें तो हेड, नेक या ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर. तो आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं. ये वाली डायग्राम में आप लोग यहाँ पे देखें तो ये पेल्विस का फ्रैक्चर है, ये पेल्विस का फ्रैक्चर है. बट यहाँ पे इस वाली डायग्राम में देखते हैं राइट साइड पे तो आप लोग देख सकते हैं रेड पॉइंट जहाँ इंडिकेट कर रहा है ये नेक ऑफ फीमर है तो इसको हम हिप फ्रैक्चर कहेंगे. सो नेक्स्ट इज कोक्सा वेरा एंड कोक्सा वेल्गा जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है. व्हाट इज कोक्सा वेरा एंड वेल्गा. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एंगल हम डिस्कस करेंगे. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फेमरल नेक एंड फेमरल शाफ्ट. तो एक हमारे पास फेमरल नेक और फेमरल शाफ्ट के दरमियान एंगल बनता है. वो अगर इंक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन को हम कोक्सा वेल्गा कहते हैं और डिक्रीज कर जाए कोक्सा वेरा. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उसका नॉर्मल एंगल क्या है. तो नॉर्मल एंगल जो होता है वो 160 होता है चाइल्ड में. इसलिए आप बच्चों की टांगे देखें तो आपको थोड़ा सा लगता है कि इसका एंगल वाइड है बट अडल्ट में होते होते ये 125 हो जाता है बिटवीन द नेक ऑफ द फीमर एंड द शेफ्ट ऑफ द फीमर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोक्सा वेरा और वेल्गा अलग-अलग देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये वाली डायग्राम जो है ये हमारे पास है कोक्सा वेरा की. तो ये आप देख सकते हैं ये नेक और ये शेफ्ट के दरमियान में एंगल है, ये 90 डिग्री है जबकि अडल्ट में कितना होना चाहिए था 125. तो ये कम है. तो इसके कम होने का क्या मतलब हुआ कि एंगल इज डिक्रीज्ड एंड दिस कंडीशन इज सेड टू बी कोक्सा वेरा. व्हाट इज कोक्सा वेल्गा. अब इसमें देख सकते हैं नेक एंड शेफ्ट का एंगल इज मोर देन 125 सो दिस कंडीशन इज सेड टू बी कोक्सा वेल्गा. नेक्स्ट क्वेश्चन फेमरल फ्रैक्चर. ये आपसे पूछ सकते हैं कौन से टाइप ऑफ फेमरल फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं. फीमर के आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स है और डिफरेंट पार्ट्स का फ्रैक्चर पॉसिबल है. तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है. तो द नेक ऑफ द फीमर इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड. फिर वाइवे में आपसे पूछा जा सकता है ये सबसे ज्यादा कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन क्यों है नेक ऑफ फीमर. क्योंकि ये नर्वस पार्ट एंड द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बोन है. आप फीमर उठा के देखें तो आपको आप देखेंगे बाकी फीमर काफी ज्यादा थिक और मोटी होगी बट ये वाला थोड़ा नैरो पार्ट हो गया एज कंपेयर और ये थोड़ा वीक होता है और इसने प्रेशर भी हमारा मेंटेन करना होता है. तो आप ये देख सकते हैं नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर, ये आप राइट साइड पे देखें. ये फिर अब फर्दर कुछ फ्रैक्चर्स हैं जो कि इसके अलावा होते हैं, उनकी सिर्फ मैं नेम बताऊंगा. एक है इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर, एक है फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द फेमरल शाफ्ट. तो आपको मैंने बताया था ग्रेटर ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर को हम एक और नाम दे सकते हैं. ऊपर मैंने बताया था ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर, नेक फ्रैक्चर, इनको हम एक और नाम देते हैं जो कि था हिप फ्रैक्चर. तो ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड फेमरल शाफ्ट. फेमरल शाफ्ट का जो होता है ना ये आप देख सकते हैं ये स्पाइरल शेप्ड होता है तो इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है देन इट इज स्पाइरल शेप फ्रैक्चर. So next fracture is spiral fracture. हम कहेंगे fracture of femoral neck. फेमरल नेक का फ्रैक्चर मैं आपको बता चुका हूँ. उसके फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है, उसके फ्रैक्चर की वजह से लोअर लिम्ब की लैटरल रोटेशन होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन, लैटरल एंड द मीडियल रोटेशन. तो आप अगर पाँव को बाहर वाली साइड पे मतलब आप अपनी लेग को रोटेट करें तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने राइट फॉर एग्जांपल आपकी राइट आंग है तो राइट लेग को अगर आप रोटेट करें और आपका फुट राइट साइड पे हो जाए तो तब हमारे पास वो क्या होगी, वो लैटरल रोटेशन होगी क्योंकि वो बाहर की तरफ आपको आपके फुट को कर रही है. तो ये आप लोग करके खुद देख सकते हैं. ये इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर जो साइड पे आपने देखिए डायग्राम.
Now one of the most important thing, fracture of the inferior और distal femur. Distal femur का fracture क्यों important है? Because distal femur के पीछे होती है एक artery, और आपको पता होना चाहिए कौन सी artery होती है. It's popliteal artery. तो popliteal artery ने नीचे further blood supply करनी होती है. इसमें क्या होगा, condyles separate हो जाएंगे. इसकी वजह से जो knee joint है ना और जो फीमर है, इनकी अलाइनमेंट नहीं सही से होगी. इनकी अलाइनमेंट जरूरी होती है. कभी भी बोन्स की अलाइनमेंट अगर सही नहीं है तो वो वेट बेयर नहीं सही से कर सकती. तो ये फ्रैक्चर बता दिया. और इसका इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी क्या थी, लार्ज पोप्लीटियल आर्टरी यहाँ पे होती है दैट रन डायरेक्टली ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बोन. तो ये पोस्टीरियर सरफेस के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट होती है. So the next is the fracture compromise the blood supply of the leg, क्योंकि यही आर्टरी ने कंटिन्यू करना होता है और फर्दर आगे हमारे पास लेग में जाना होता है. नेक्स्ट फ्रैक्चर ना, अब ये फीमर से के फ्रैक्चर खत्म हो गए. नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द टिबिया. टिबिया आप लोगों को देख सकते हैं आपकी लेग की बोन है, फीमर आपकी थाई में होती है. तो आप अगर अपनी लेग में देखें तो टिबिया का फ्रैक्चर कहाँ सबसे कॉमन होगा. जो फ्रैक्चर किसी बोन का सबसे कॉमन होता है ना, वो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वाइवा में भी और एमसीक्यूज में भी, और वो वाला क्वेश्चन उठा के देते हैं क्योंकि वो चीज सबसे कॉमन है. द टिबियल शेप नैरोएस एज अ जंक्शन ऑफ मिडल एंड द इंफीरियर थर्ड, यानी जो मिडल है और इंफीरियर थर्ड है उसके जो जंक्शन पे है ना, टिबिया का फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन है. तो इसकी डिफरेंट कॉजेज भी हो सकती है. अब जो डिफरेंट कॉजेज है वो क्या हो सकता है, पहले तो आपको पता लग गया मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट. आप अपने टिबिया देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप सबक्यूटेनियस है, आप फील कर सकते हैं, हाथ लगाएं तो आपको जो सामने बोन महसूस होगी, इसके ऊपर जो स्किन है. अच्छा, यही टिबिया का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. टिबिया इज द प्लेस फॉर मोस्ट कॉमन साइट फॉर द कंपाउंड फ्रैक्चर. अब आप लोगों के जहन में ये कंपाउंड फ्रैक्चर वर्ड सोच रहे होंगे ये क्या होता है. कंपाउंड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन रप्चर करे, बोन फ्रैक्चर हो, साथ वो स्किन को रप्चर करे और हमें बोन अंदर नजर आ रही हो कि ये रप्चर करके मतलब स्किन को पेरिस कर दिया हुआ उस बोन ने. मोस्टली बोन ही पेरिस करती है स्किन को. ये भी हो सकता है कि स्किन मतलब बोन भी फ्रैक्चर हो और बाहर से कोई ऐसी चीज हिटती हो कि स्किन भी रप्चर हो गई हो, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है. इस तरह के फ्रैक्चर में जिसमें बोन फ्रैक्चर होती है अलोंग विद द हमारा वो बाहर बोन नजर भी आ रही होती है, साथ कंपाउंड फ्रैक्चर हम इसको कहेंगे. तो दिस इज द कंपाउंड फ्रैक्चर. टिबिया में ये सबसे कॉमन होता है. नेक्स्ट इज बम्पर फ्रैक्चर. आप लोगों को बम्पर फ्रैक्चर के नाम से पता लगना चाहिए बम्पर क्या होता है. बम्पर कार का होता है. तो अगर कार डायरेक्टली हिट करती है, आप अगर किसी को देखें तो कार अगर डायरेक्टली हिट करती है तो वो लेग पे हिट करती है, और लेग पे कार का कौन सा पार्ट हिट करता है, बम्पर हिट करता है कार का. तो ये जब बम्पर हिट करता है तो वो टिबिया पे हिट कर रहा है और एज अ रिजल्ट ये डायरेक्ट ट्रॉमा होता है. डायरेक्ट ट्रॉमा क्या है, डायरेक्टली टिबिया पे हिट कर रही है वो, और एज अ रिजल्ट कंपाउंड टिबियल फ्रैक्चर रिजल्ट होगा. और बम्पर फ्रैक्चर का नाम मैं आपको बता चुका हूँ कार की वजह से. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स मार्च फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर. मार्च मार्च आपको पता है प्रेड. मार्च फ्रैक्चर किन में कॉमन है. अब एक कॉमन मैन है, आप चल जाते हैं हाइकिंग पे, आप हाइकिंग पे चल जाते हैं, बट आपकी डेली रूटीन में तो आप ये हाइकिंग हर वक्त नहीं करते ना. आप पहाड़ी इलाके में गए हाइकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अगर हाइकिंग कर लेते हैं अनकंडीशनड हाइकिंग के एक हद से ज्यादा, तो ये फ्रैक्चर के बहुत चांसेस होते हैं. द इंफीरियर थर्ड ऑफ द टिबिया इज डैमेज इन दिस. इंफीरियर थर्ड, ये पूछा जा सकता है कि हाइकिंग फ्रैक्चर या मार्च फ्रैक्चर जो होता है उसमें कौन सी जगह टिबिया की डैमेज होगी, तो इंफीरियर थर्ड होगा. और किन में ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सो इट इज कॉमन इन द पीपल हु टेक लॉन्ग हाइक्स बिफोर दे आर कंडीशन फॉर दिस एक्टिविटी. अभी वो उस कंडीशन के लिए तैयार नहीं है बेसिकली. ये एक और इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर, ये भी नेम्ड क्लिनिकल है. सारे नेम्ड क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये स्कीइंग फ्रैक्चर, स्कीइंग इज अ स्पोर्ट, आप लोग देख सकते हैं. इसमें क्या सीवियर टॉर्जन होती है और इसमें सिर्फ टिबिया डैमेज नहीं हो रही, इसमें साथ फिब्यूला भी डैमेज हो रही है. तो ये इसका एक साथ करेक्टरिस्टिक है. तो इसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. प्रोड्यूस अ डायगोनल फ्रैक्चर ऑफ टिबियल शेफ्ट एट द जंक्शन ऑफ मिडल एंड इंफीरियर थर्ड. तो आपने स्टार्ट में एक पॉइंट पढ़ा था कि टिबिया का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किधर होता है. द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट ऑफ टिबिया इज मिडल एंड द इंफीरियर थर्ड.
तो आपने अभी तक जितने भी फ्रैक्चर टिबिया के पढ़े हैं, वेदर इट्स अ मार्च फ्रैक्चर और ये बेशक स्किन फ्रैक्चर है, तो उसमें सबसे कॉमन साइट आप लोगों ने देखी है कि इंफीरियर थर्ड है या जंक्शन ऑफ मिडल एंड इंफीरियर थर्ड है, तो वो साइट सेम रही है। तो ये अब आपको याद हो जानी चाहिए। फ्रैक्चर ऑफ फेबुला, तो कोई भी फ्रैक्चर आप टिबिया का जब लिख रहे होंगे आपको याद होना चाहिए कि वो इंफीरियर थर्ड का होता है, बस उनकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बूट टॉप फ्रैक्चर, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी टिबिया और फेबुला का फ्रैक्चर है, बूट टॉप फ्रैक्चर। और ये किस तरह होता है, ये सब फ्रैक्चर्स टिबिया के जो मैं बता रहा हूँ, इसकी बस फ्रैक्चर वैसे है बट इनकी कॉजेज डिफरेंट है। अब इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम हाई स्पीड फॉरवर्ड फॉल, तेजी से जा रहे हो और फॉरवर्ड फॉल करेंगे, आपका पाँव फंस जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्टक हो जाता है, तो ये होने के बहुत चांसेस है। इन विच द एंकल द लेग ओवर द रिजिड स्काई बूट प्रोड्यूस अ बूट टॉप फ्रैक्चर, तो ये बूट टॉप फ्रैक्चर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ने देख लिया डिफरेंस, फ्रैक्चर मार्च फ्रैक्चर, स्किन फ्रैक्चर, बूट टॉप फ्रैक्चर। अब आ जाते हैं हम फिबुलर फ्रैक्चर की तरफ। सो फिबुला का फ्रैक्चर भी कॉमन, इतना कॉमन नहीं है, बट इसका फ्रैक्चर कॉमनली कहाँ पे होता है, 2 to 6 सेंटीमीटर। ये मेनली ये भी इंफीरियर पार्ट में होता है, तो प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड होता है लोअर पार्ट, तो ये डिस्टल एंड पे होता है ऑफ द लेटरल मेलियोलस, तो आपको पता है इसका मेलियोलस होता है ऑन द लेटरल साइड एंड ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ द एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए किससे बन रहा है, उसमें लेटरल मेलियोलस भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर इसका फ्रैक्चर हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसका फ्रैक्चर हो गया तो एंकल जॉइंट में ये रोल प्ले कर रहा था, तो उसकी डिसलोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है बोन ग्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी बोन, विच बोन इज यूजुअली यूज्ड फॉर बोन ग्राफ्टिंग। द फेबुला इज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द बोन फॉर ग्राफ्टिंग, क्योंकि ये इतना डायरेक्टली नी जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होती, एंकल में होती है, नी जॉइंट में उतना नहीं होती, तो इस बोन को हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम कौन सी बोन को यूज करते हैं, जो इंटीरियर टिबिया होती है, जो आप फील भी कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस होती है ड्यू टू इट्स सबक्यूटेनियस पोजीशन, बट ये यूज करते हैं हम चिल्ड्रंस में मेनली। अगर एडल्ट में मेनली देखा जाए तो फेबुला यूज की जाती है। डांसर्स फ्रैक्चर, ये डांसर्स फ्रैक्चर नाम से क्यों कर रहा है, ये डांस बैले डांसर्स में होता है मेनली। तो डांसर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, आप देखें कि जो डांसर्स होते हैं वो अपने जो टिप ऑफ द फिंगर्स पे भी डांस करते हैं कुछ, अगर उनका बैलेंस इम्बैलेंस वो हो जाए, तो एज अ रिजल्ट जो उनकी मेटाटार्सल्स होती हैं उनको डैमेज का खतरा होता है। तो डांसर्स फ्रैक्चर में अब टिबिया और फेबुला खत्म हो गई, अब हम मेटाटार्सल की तरफ आ रहे हैं। सो मेटाटार्सल्स फ्रैक्चर होती है डांसर्स में कॉमनली, तो आप लोग ने याद रखना है कि डांसर फ्रैक्चर में क्या डैमेज होता है, मेटाटार्सल। उसकी रीजन मैंने बता दिया कि बैलेंस लूज कर जाएंगी और एज अ रिजल्ट बॉडी वेट सारा मेटाटार्सल्स पे आएगा और वो ब्रेक हो जाएंगी। फटीग फ्रैक्चर ऑफ द मेटाटार्सल, ये डिफरेंट है। फटीग फ्रैक्चर, फटीग से नाम से क्या हो रहा है कि फटीग फ्रैक्चर तब होगा जब थक जाएंगे, तो यानी अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी किया, फॉर एग्जांपल आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, ये चल रहे हैं, बहुत ज्यादा देर चल रहे हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग की वजह से फटीग फ्रैक्चर ऑफ मेटाटार्सल होता है। नेक्स्ट इज एवर्जन ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल। सो वर्जन ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल ट्यूबरोसिटी, आप ये देख सकते हैं कि ये फिफ्थ मेटाटार्सल का अवर्जन हुआ है। अवर्जन में ये क्यों हुआ है, व्हेन द फुट इज सडनली एंड इन्वर्टेड, एकदम से इन्वर्ट हो जाए, इन्वर्ट आप लोग को पता है इनर साइड पे हो जाए, मे बी ट्यूबरोसिटी ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल मे बी एवर्ज। अब ये किस, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंडन होता है, फिब्रिलरिस ब्रेविस मसल, तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वर्जन ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल tuberosity is caused by the tendon of which muscle, तो वो fibularis brevis muscle है, तो ये MCQ पे पूछा जा सकता है। So next clinical is which vein are used for coronary artery bypass, this is one of the most common question और repeatedly पूछा जाता है। तो most common artery for bypass graft is the great saphenous vein, और इसकी रीजन है, क्या रीजन है, ये easily readily accessible है। फिर जो ट्राइब्यूटरीज और परफोरेटिंग वेन्स आप लेग में देखते हैं, इसका उनसे काफी डिस्टेंस है, तो जितनी हमें लेंथ चाहिए होती है ना ग्राफ्ट ग्राफ्ट करने में, बाईपास में, तो उतनी हम लेंथ ले सकते हैं।
और इसका एक और बड़ा अच्छा करेक्टरिस्टिक है कि इसमें मस्कुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स बाकी सुपरफिशियल वेन से ज्यादा है, तो ये प्रेफर की जाती है। डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट, तो अब हम जॉइंट्स की तरफ आते हैं। इनएबिलिटी टू अबडक्ट द थाई, हिप जॉइंट अगर डिसलोकेट हो गया तो अबडक्शन नहीं पॉसिबल। अब मैं हिप जॉइंट कब डिसलोकेट होता है? वैसे हिप जॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसने सारा वेट बेयर करना होता है बॉडी का, तो ये कंजेनिटली डिसलोकेट हो सकता है। लेकिन अक्वायर्ड डिसलोकेशन भी हो सकती है। अक्वायर्ड ये है कि यानी खुद डिसलोकेट किसी कॉज, बाहर की कॉज की वजह से हुआ है, बट ये अनकॉमन होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर ये डिसलोकेशन हो जाए तो ये किस साइड पे होती है, ये पूछा जाता है। अक्वायर्ड डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट किधर होती है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज कॉमन। तो इस जो पोस्टीरियर साइड होती है ना हिप जॉइंट की, वो एज कम्पेयर थोड़ी सी वीक होती है, कि अगर डिसलोकेशन होगी तो सिर्फ उस साइड पे होगी, तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीनू वेलगम एंड द जीनू वेरम। तो ये एक क्यू एंगल फॉर्म होता है। क्यू एंगल क्या है? क्यू एंगल कहाँ पे होता है? एंगल बिटवीन द फीमर एंड द टिबिया। तो ये आप फीमर देख रहे हैं, फीमर के अगर हम देखें एक्सिस है और टिबिया के एक्सिस, इनको आपस में करें तो जो डाइसेक्ट करके जो एंगल बना रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करके जो एंगल बना रहे हैं वो है हमारे पास क्यू एंगल। तो ये क्यू एंगल कितना होता है? ये 17 डिग्री होता है। ये कुछ में ज्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है। तो जब ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे, कम होगा तो क्या कहेंगे? वैसे फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल की जो होता है पेल्विस थोड़ा वाइडर होता है। अगर पेल्विस थोड़ा वाइडर है तो क्या होगा, जो फीमेल ये अभी इस तरह है, फीमेल वो थोड़ी सी एज कम्पेयर इंक्लाइंड होगी, तो इस वजह से उनका एंगल जो होगा वो एज कम्पेयर थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, अब अगर इसका एंगल डिफरेंट हो, ज्यादा और कम, क्यों एंगल नॉर्मल है 17, अब अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, कम हो जाए तो क्या होता है? इफ एंगल इज स्मॉल डिफॉर्मिटी इज वेरम, जीनू वेरम। तो स्मॉल में आप देख सकते हैं, पहले आप देख रहे थे कि फीमर अब इधर है, पहले वो थोड़ी सी स्लाइटली इधर को थी, तो अब ये एंगल डिक्रीज हो गया। ये टिबिया और फीमर के, आपने देखना टिबिया और फीमर के दरमियान में होता है। तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी कॉज करेगा? आप देख सकते हैं इसकी लेग्स बो हुई है थोड़ी, तो इस ये क्या कौन सी कंडीशन कॉज कर रहा है? ये हमारे पास बो लेग कॉज कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है बो लेग कंडीशन है वो किस वजह से हो सकती है? वो होगी अगर क्यू एंगल डिक्रीज हो गया, उस कंडीशन को जीनोवेरम भी कहेंगे, और ये नी जॉइंट की डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकती है। नाउ दिस इज डायग्राम फॉर जीनू वेलकम। तो आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, आर्मी का टेस्ट देने गए और वहां पे नी नॉक को चेक करते हैं, या नी नॉकिंग हो रही है। तो नी नॉक क्या होता है? अगर एंगल ज्यादा हो, तो ये देखें आप, एंगल इसमें एज कंपेयर अगर देखें तो काफी ज्यादा बन रहा है, तो क्या होगा, नीज करीब होंगी, नी नॉकिंग के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे जीनू वेलगम, क्यों एंगल ज्यादा है, इसको नॉक नी भी कहते हैं। अच्छा, पटेला जो होती है, जो हमारे पास जिसको आम अल्फाज में हम गोडा कहते हैं, तो पटेला इज कब डिसलोकेट किधर को होता है? वो लेटरली डिसलोकेट होता है, और इस कंडीशन में वो काफी कॉमनली डिसलोकेट होता है। तो लेटरली वो क्यों डिसलोकेट होता है? तो कॉमन लेटरल साइड पे है, बाय द पुश ऑफ वेस्टस लेटरलिस इन द जीनो वेलगम। तो जीनो वेलगम की कंडीशन में पूछा जा सकता है व्हेन पेटेलर डिसलोकेशन इज कॉमन, और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि पेटेलर डिसलोकेशन किस साइड पे सबसे ज्यादा कॉमन है? तो वो हमारे पास लेटरल साइड पे सबसे ज्यादा कॉमन है, और कौन करवा रहा है? सो वेस्टस लेटरलिस इज रिस्पांसिबल फॉर इट। रनर्स नी एंड पेट या पेटेलोफेमरल सिंड्रोम। तो रनर्स नी नेम से क्या हो रहा है? अच्छा, ये रनर्स में होती है, क्यों होती है? रिजल्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ट्रॉमा। अब इसमें क्या होता है, पेटेला फीमर वाली जगह पे एक इसकी एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे ये फिट हुई होती है। तो अब जब रनर्स नहीं करते हैं, जो ज्यादा भागते हैं, उसके नीचे माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा नीचे नजर आ रहा है, डैमेज हुई है, हो गया आर्टिकुलर सरफेस जिसपे पटेला ने पड़ा होना होता है, तो उसकी वजह से पेन काफी फील होती है। तो क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस का मेनली वर्क ये होता है कि वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करती है, अगर वो डैमेज हो जाएगी, फ्रिक्शन विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट जब वो मूव करेगा तो उसको पेन फील होगी। अब नी जॉइंट के कुछ इंजरीज के इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है।
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इसके बाद बाकी वीडियोस में डिस्कस होंगे, और लास्ट में सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच।